हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी के करंट सिचुएशन के बारे में। इस वीडियो में हम इंडियन इकोनॉमी का एक शॉर्ट एंड सिंपल एनालिसिस करेंगे और आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा अलग अलग पॉइंटर्स के ऊपर। सो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक एंड लेट्स स्टार्ट। एक टाइम था जब इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी थी और जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो एक टारगेट देखा जा रहा था वो था कि 2025 तक ईजिली हम लोग अचीव कर लेंगे। फिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से मार्केट में ब्रेकडाउन आया और पूरा इंडियन इकोनॉमी का सिनेरियो चेंज हो गया। तो जो सबसे पहला रीज़न सामने निकल के आता है वो है डीमोनेटाइजेशन का, यानी कि नोटबंदी। 8 नवंबर 2016 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंस किया कि अगले ही दिन से जो 500 और 1000 के जो नोट्स हैं वो इनवैलिड होंगे, यानी कि अमान्य होंगे। तो इस चीज़ की वजह से मार्केट में कैश फ्लो एकदम से रुक गया। लोग घंटों घंटों तक एटीएम के बाहर लाइनों में खड़े रहने लग गए और मार्केट में एक लिक्विडिटी शॉर्टेज की कंडीशन पैदा हो गई, जिस चीज़ की वजह से जो मिडिल और लोअर क्लास के लोग हैं उन्हें सफ़र करना पड़ा। डीमोनेटाइजेशन की वजह से हुआ ये कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर थी वो भी बढ़ गई, क्योंकि नए नोट्स को प्रिंट करने का खर्चा या फिर हम बात करें अगर एटीएम मॉडिफिकेशन का खर्चा, तो उसकी वजह से भी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बढ़ गई। और डीमोनेटाइजेशन का सबसे बुरा असर हमें देखने को मिला स्मॉल स्केल बिजनेसेस को, क्योंकि ये स्मॉल स्केल बिजनेस ज़्यादातर कैश में ट्रांजैक्शन होती थी और सारे बड़े जो कैश नोट्स हैं वो तो बंद हो चुके थे। तो उन्हें 65,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा और बहुत सारे स्मॉल स्केल जो बिजनेसेस थी वो बंद हो चुकी थी। अब हम बात करते हैं कुछ अलग सेक्टर्स के बारे में जिस पे डीमोनेटाइजेशन का बहुत बुरा असर पड़ा, जैसे कि रियल एस्टेट, टूरिज्म एंड ट्रैवल्स। और हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर, तो उन्हें भी इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। और अब जो दूसरा रीज़न सामने निकल के आता है वो है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जब इस चीज़ को लागू किया गया था तो लोगों को पता ही नहीं था कि आखिर है क्या। एक कन्फ्यूजन मार्केट में पैदा हो गई। लोगों को 1 से 1.5 महीने इस चीज़ को समझने में ही बीत गए और जीएसटी की वजह से जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए और एक बार फिर से जो लोअर और मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें सफ़र करना पड़ा। और अब जो तीसरा रीज़न सामने निकल के आता है वो है बैडेड बैंक लोन्स, यानी कि वो लोन जो बैंक रिकवर नहीं कर पाए। फॉर एग्जाम्पल नीरव मोदी और विजय माल्या के केस में वो हज़ारों करोड़ रुपए लोन लेकर यहाँ से बाहर भाग गए और इस चीज़ की वजह से जो बैंक है वो स्मॉल स्केल या फिर मीडियम स्केल इंटरप्राइजेस को लोन्स देने में बहुत हिचकने लग गई और एक एकदम से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बन गया, जिससे स्मॉल स्केल बिजनेस को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। और अब जो चौथा रीज़न सामने निकल के आता है वो है द ट्रेड वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना इन 2018। जब भी दो बड़ी इकोनॉमीज़ के बीच में एक फुल्ली फ्लेज्ड ट्रेड वॉर होती है तो इसका एक ग्लोबल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड एक इन्फ्लेशनरी सिचुएशन पैदा हो जाता है और उस चीज़ की वजह से जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसमें रुकावट आ जाती है। अब हम बात करते हैं पांचवें और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन के बारे में, जो कि है कोविड-19। इस चीज़ का इम्पैक्ट न सिर्फ इंडियन इकोनॉमी को बल्कि पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पे देखने को मिला। और अब हम बात करते हैं कुछ सेक्टर्स के बारे में जिसपे हमें कोविड-19 का काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला। बट सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में, जो कि 3% से बढ़ के 3.4% तक चली गई। ये थोड़ा सरप्राइजिंग था क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे किसी भी सेक्टर में ग्रोथ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट अब हम बात करें जिसपे कोविड-19 का एक डाउनफॉल हमें देखने को मिला। सबसे पहले हम अगर देखें तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो कि 3% से घट के -39% तक चली गई। कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो कि 5% से घट के -50% तक चली गई। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट जो कि 3.5% से घट के -47% तक चली गई। जीवीए यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जो कि -4.2% से घट के -24% तक चली गई। और इस चीज़ का ओवरऑल इम्पैक्ट हमें देखने को मिला जीडीपी पे, जो कि 5.2% से घट के -23.9% तक चली गई, जो कि पिछले 40 सालों में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। तो हमने एक सिग्निफिकेंट स्लोडाउन देखा बहुत सारे सेक्टर्स में। तो अब सवाल ये निकल के आता है कि क्या हम रिसेशन के पीरियड में आ गए हैं या फिर एक डिप्रेशन के पीरियड में आ चुके हैं। सो इज इट अ डिप्रेशन? नो, बट इज इट अ रिसेशन? यस, क्योंकि हमने पिछले 1 से 1.5 साल में कॉन्टिन्यूअस स्लोडाउन देखा है, जो कि रिसेशन का एक क्लियर साइन है। और ये क्राइसिल ने भी माना है कि इंडिया इज फेसिंग इट्स वर्स्ट रिसेशन इन दिस फिस्कल ईयर। अब हम बात करते हैं इसके इम्पैक्ट के बारे में कि इस चीज़ की वजह से हमारे जीवन में या फिर हमारी इकोनॉमी पे क्या क्या असर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो उसमें एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज हमें देखने को मिलेगा, जो कि अगर हम करेंट सिचुएशन की बात करें तो वो 24% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंच चुका है। उसके बाद जॉब क्रिएशन डिक्रीज होने लग जाएगी, जो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू है वो भी डिक्रीज होने लग जाएगी। जो एफडीआई और एफपीआईज है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, उसमें भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। की वजह से इन्फ्लेशन इंक्रीज होने लग जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई भी कम हो जाएगी और एक जो नॉन इसेंशियल आइटम्स हैं उसकी सेल्स में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अब बातें तो बहुत कर ली हमने, बट अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे सजेशंस के बारे में
जो हमें इस सिचुएशन से बाहर निकालने में हेल्प कर सकती है। तो सबसे पहला जो सजेशन है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना, यानी कि जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस या फिर जो लार्ज स्केल बिजनेस है उसको प्रमोट करना। हमारी सरकार को टैरिफ रेट्स को कम कर देने चाहिए ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज आए। और इंडिया में जो वर्कफोर्स अवेलेबल है बहुत मैसिव अमाउंट में, उसे इफिशिएंटली और इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। और अब हम बात करते हैं आखिरी रीज़न के बारे में, जो कि है जो लोअर और मिडिल क्लास के लोग हैं उन्हें गवर्नमेंट को डायरेक्ट कैश प्रोवाइड कराना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही हमारी इकोनॉमी के ड्राइवर होते हैं, यही हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करते हैं। तो इनके पास जब तक पैसे रहेंगे तो ये कुछ कुछ चीज़ें कंज्यूम करते रहेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। इंडिया को 9% तक की जीडीपी ग्रोथ रेट को अचीव करना होगा, जिससे वो प्री कोविड स्टेज तक पहुंच सके। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारी सरकार है उन्हें कुछ बहुत ही अहम फैसले लेने होंगे इस चीज़ को लेकर। और अगले आने वाले 3 साल हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल होने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर को ये कहना बंद करना होगा कि जो अभी सिचुएशन है दैट इज़ एन एक्ट ऑफ गॉड। मार उसका खोपड़ी तोड़ साले।